हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एईडीओ की आगामी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 से 21 अप्रैल के बीच में एईडीओ की परीक्षा संपन्न होगी, तो इस दृष्टिकोण से बिहार करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग पिछले वर्ष यानी कि जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का पूरे बिहार करंट अफेयर का सिनॉप्सिस नोट्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बिहार करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, इसमें बिहार सरकार की इस दौरान जो भी महत्वपूर्ण स्कीम्स बिहार सरकार के द्वारा स्कीम्स लॉन्च की गई है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार सरकार की कैबिनेट के द्वारा जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार बजट के सिनॉप्सिस नोट्स का हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के सिनॉप्सिस नोट्स को डिस्कस करेंगे। वन रिपोर्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। NFHS 5 का जो डाटा है बिहार से संबंधित उसे हम लोग संक्षिप्त रूप में डिस्कस करेंगे, तथा साथ में जनवरी 2025 से लेकर अभी तक का जो भी बिहार के अंतर्गत जो भी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उन सबको इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे करंट अफेयर पेड ग्रुप तेजस करंट अफेयर में इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और तेजस करंट अफेयर पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग 9870564701 या 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग हमारे तेजस करंट अफेयर पेड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं जनवरी 2025 से लेकर अभी तक का यानी कि मार्च 2026 तक का बिहार करंट अफेयर का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं। सबसे महत्वपूर्ण योजना जो इस दौरान लॉन्च की गई है और काफ़ी प्रसिद्ध योजना रही है, इलेक्शन चुनाव में भी इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इसने प्ले किया है, और वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया है 26 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, आप लोग डेट याद रखेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरुआत कब की गई? 26 सितंबर 2025 को। ठीक है, किनके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना। और ये जो प्रत्येक परिवार की एक महिला को जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, तो उनको जीविका का जो प्रत्येक ग्राम पे या फिर शहर में जीविका का जो शाखा बना हुआ है वहां से अप्लाई करना है और उसके माध्यम से उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके तहत पहले चरण में प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये की राशि तथा कार्य मूल्यांकन के पश्चात अधिकतम 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले 10,000 रुपया प्रदान किया गया और 10,000 रुपया चूंकि उनको स्वरोजगार के लिए प्रदान किया जा रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रदान किया जा रहा है, और अगर वे स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं इस 10,000 रुपया की सहायता से, और सरकार को उसका मूल्यांकन करने पर लगता है कि इनको और अधिक सहायता की आवश्यकता है, तो अधिकतम 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, ये जो 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी वह कुल 4 चरण में प्रदान किए जाएंगे, जिनमें पहले चरण में 20,000 रुपया, उसके बाद फिर 40,000 रुपये, फिर 80,000 रुपये और फिर 60,000 रुपये, यानी कि टोटल 2 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी, ये कुल 4 चरण में। ठीक है, इसके अलावा पहले 10,000 रुपये सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, कौन से मंत्रालय के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित कौन सा मंत्रालय है? ग्रामीण विकास विभाग। आप लोग याद रखेंगे, ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, पहली बार 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को राशि प्रदान की गई है। पहली बार 26 सितंबर को राशि प्रदान की गई, कितने लाभार्थियों को? 75 लाख लाभार्थियों को। नोट, समस्तीपुर की अंजू कुमारी इस योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी है। ठीक है, यानी कि 1 करोड़वीं कैंडिडेट जिनको इसके तहत 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई थी, और उनका नाम था अंजू कुमारी। कहाँ की निवासी थी? समस्तीपुर की। ठीक है, तो यह हो गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए, जो 26 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई थी, हमने बताया 26 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और 26 सितंबर को जब इसकी शुरुआत की गई थी तो पहले दिन ही बिहार की 75 लाख महिलाओं को इसकी यानी कि 10-10 हज़ार रुपये 75 लाख महिलाओं को 26 सितंबर को ही प्रोवाइड किया जा चुका था। ठीक है, अभी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास यह डेटा पहुंच चुकी है, और 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन है? तो समस्तीपुर की अंजू कुमारी। ठीक है, यह हो गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना।
अब आइए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ये सारे जो स्कीम्स हैं वह इलेक्शन से पहले बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है 1 जुलाई 2025 ईस्वी को। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना उसकी 26 सितंबर को, लेकिन मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है 1 जुलाई को। इसका क्या उद्देश्य है प्रतिज्ञा योजना की? युवाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के कोई भी युवक या युवतियां इस योजना के मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के लाभार्थी हो सकती हैं। इंटर्नशिप योजना 3 से 12 माह तक इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, इसमें 12th पास से लेकर पीजी किए हुए स्टूडेंट्स इसके लाभार्थी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई युवक या युवती 12th पास हैं तो उनको इंटर्नशिप दिया जाएगा। प्रत्येक महीने 4,000 रुपये का इंटर्नशिप दिया जाएगा। ITI या डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी हैं 5,000 रुपये प्रति माह, और स्नातक या पीजी किए हुए हैं तो 6,000 रुपये प्रति माह उनको इंटर्नशिप की राशि प्रदान की जाएगी। अपने गृह जिले से बाहर इंटर्नशिप करने पर 2,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त, और बिहार से बाहर करने पर 5,000 रुपये माह अतिरिक्त सहायता उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, गृह जिला से बाहर इंटर्नशिप करने पर 2,000 रुपये प्रति माह, और अगर बिहार से ही बाहर इंटर्नशिप करना हो तो 5,000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। यहाँ पर है 12th पास से लेकर पीजी तक का इंटर्नशिप के तहत जो राशि प्रदान की जाती है उसके बारे में। लक्ष्य क्या है? तो वित्त वर्ष 25-26 में 5,000 लाभार्थियों का चयन किया गया, इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था। और अगले 5 वर्ष में यानी कि वर्ष 2030 ईस्वी तक मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि वर्तमान वित्त वर्ष 25-26 में जो गुजर चुका है उसके तहत 5,000 लाभार्थियों को चयन करने का लक्ष्य रखा गया था, और 2030 तक 1 लाख युवाओं को इसके तहत इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 26 सितंबर को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 1 जुलाई को उसको कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब आइए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 24 जून को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। ठीक है, कन्या विवाह मंडप योजना, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कन्या के विवाह के लिए एक विवाह मंडप बनाया जाएगा। इसके तहत यही मुख्य लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत, पूरे राज्य में अभी 8,053 ग्राम पंचायत हैं, और 8,053 ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपया प्रदान किया जा रहा है, उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वे अपने ग्राम पंचायत में विवाह के लिए मंडप का निर्माण कराया जा सके, ताकि गरीब जो परिवार हैं वो वहाँ पर अपने बच्चियों का विवाह आराम से कर सके। ठीक है, और इसके लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपया कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। ठीक है, इसका संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप लोग यह भी ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह खोला जा रहा है, ब्लॉक और जिला स्तर पे नहीं है, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे। ठीक है, 24 जून का भी डेट याद रखेंगे। अभी तक 3 स्कीम हमने किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 24 जून 2025, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 1 जुलाई 2025, और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 26 सितंबर 2025। अब आइए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, यानी कि जो विद्युत के जो कंज्यूमर हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना लाया गया है। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2025 ईस्वी से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुक्त प्रदान किया जा रहा है। यही है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। आप लोग डेट याद रखेंगे, 1 अगस्त 2025 से सब्सिडी दिया जाना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो लुप्तप्राय लोक कलाओं और शास्त्रीय कलाओं को पुनर्जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको नाम से ही लग रहा होगा, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, यानी कि जो प्राचीन समय में गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध होते थे उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके तहत गुरु को प्रतिमाह अधिकतम जो सब्सिडी, इसके तहत इंटर्नशिप मतलब पैसे दिए जाएंगे, वित्तीय सहायता दी जाएगी, वह है
गुरु को 15,000 रुपये प्रतिमाह, संगीतकार को 7500 रुपये प्रतिमाह और शिष्य को 3,000 रुपये प्रतिमाह। ठीक है, गुरु की आयु न्यूनतम 50 वर्ष होनी चाहिए और दुर्लभ कला में 10 वर्ष का अनुभव उनके पास होनी चाहिए, चाहे वह लोक कला हो या फिर शास्त्रीय कला हो। इसके लिए वित्त वर्ष 25-26 में 1.11 करोड़ आवंटन किया गया है, वित्तीय आवंटन किया गया है गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत। ठीक है, कौन सा विभाग इसे संचालित कर रहा है? तो कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अगला है 7 निश्चय कार्यक्रम। 7 निश्चय आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2015 ईस्वी से लेकर बिहार सरकार के द्वारा जो भी विकास का रोड मैप बिहार में खींचा जा रहा है, वे सभी कार्य जो हैं 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत ही क्रियान्वित किए जा रहे हैं। 7 निश्चय पार्ट 1 वर्ष 2015 से लेकर 2020 ईस्वी के बीच में क्रियान्वित किया गया। 7 निश्चय पार्ट 2 वर्ष 2020 से 2025 के बीच में क्रियान्वित किया गया है और 7 निश्चय पार्ट 3 वर्ष 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय पार्ट 3 घोषित किया गया है। और 16 दिसंबर 2025 ईस्वी को बिहार की कैबिनेट ने 7 निश्चय पार्ट 3 कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। तो आप लोग याद रखेंगे 7 निश्चय कार्यक्रम 7 निश्चय भाग 3 को बिहार की कैबिनेट के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो 16 दिसंबर 2025 ईस्वी को बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 3 को क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब 7 निश्चय पार्ट 3 में कौन कौन से 7 लक्ष्य 7 निश्चय निर्धारित किए गए हैं, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शामिल है जो 7 निश्चय पार्ट 3 का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो 7 निश्चय पार्ट 3 में शामिल नहीं है? तो आप जब 2-3 बार इसे देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय, दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति प्रदेश में समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान जीवन आसान। ठीक है, ये 7 लक्ष्य 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत रखा गया है, जिसकी मंजूरी 16 दिसंबर 2025 ईस्वी को बिहार कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, उसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सवाल ये भी पूछा जा सकता है। वर्ष 2030 तक 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष आप लोग याद रखेंगे, किस वर्ष तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2030 तक। इसके अलावा वर्ष 2030 तक न्यूनतम 50 लाख करोड़ निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि आगामी 5 वर्ष में सरकार का लक्ष्य है कि हम 50,000 करोड़ रुपए निजी निवेश को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वर्ष 2030 के लिए टारगेट है, तो आप लोग ईयर जरूर याद रखेंगे। तो यह हो गया 7 निश्चय भाग 3। अब हम लोग देखते हैं जल जीवन हरियाली अभियान। यह पुराना स्कीम है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली अभियान बेसिकली जल स्रोतों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए सरकार के द्वारा हरियाली में वृद्धि के लिए जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया था। और यह बिहार सरकार का ऐसा स्कीम है जिसकी प्रशंसा यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी की जा चुकी है, क्योंकि इसने हरियाली को बढ़ावा देने में या फिर जो पुराने जल स्रोत जो पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुके हैं उनके पुनरुद्धार करने और जल संरक्षण की दिशा में कार्यों की सराहना करते हुए यूएन के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान की काफी प्रशंसा की जा चुकी है। तो इसकी शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह हो गया जनवरी 2025 से लेकर अभी तक के बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए महत्वपूर्ण स्कीम। अब हम लोग देखते हैं बिहार सरकार के अन्य बिहार से संबंधित अन्य करेंट अफेयर। हम लोग आगे डिस्कस करें उससे पहले करेंट अफेयर पेड ग्रुप के बारे में एक संक्षिप्त सूचना आप सभी को प्रोवाइड कर देता हूं। इसका जो पीडीएफ है वह हमारे करेंट अफेयर पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। करेंट अफेयर पेड ग्रुप का नाम है तेजस 2.0 करेंट अफेयर बैच। यह बेसिकली बैच जो है इसके अंतर्गत जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स तक इसके अंतर्गत कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। एईडीओ के भी कंटेंट इसी ग्रुप पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा? तो जनवरी
जनवरी 2025 से लेकर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स तक, अभी तक 26 जुलाई की डेट है, अगर डेट आगे एक्सटेंड भी होती है तो उसी अनुरूप कंटेंट मिलता चला जाएगा जब तक कि एग्जामिनेशन नहीं होती है। इसके अंतर्गत हम लोग जनवरी 2025 से लेकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने तक प्रत्येक महीने की प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन की शॉर्ट नोट्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा परीक्षा मंथन मैगजीन की शॉर्ट नोट्स भी इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा 15 दिन के अंतराल पर पीआईबी का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस साथ में न्यूज़पेपर जो कंटेंट होते हैं 2-3 न्यूज़पेपर का, उसका भी हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारे मैगजीन, ये सारे नोट्स इसके अंतर्गत हम लोग प्रोवाइड कराएंगे और हर महीने का बिहार करंट अफेयर का नोट्स भी इसमें शामिल है। यानी कि ये सारे कंटेंट जो है इसी करंट अफेयर तेजस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। और इससे जुड़ने का जो चार्ज है, इस बैच का फी है 399 रुपया रखा गया है। ठीक है, 399 वन टाइम पेमेंट है और एक बार आप पेमेंट करके ग्रुप में जुड़ जाएंगे और सारे कंटेंट जनवरी 25 से लेकर आपके एग्जामिनेशन तक सारे कंटेंट जो भी बताया, हर महीने बिहार करंट अफेयर हो या पीडी का शॉर्ट नोट्स हो, 15 दिन के अंतराल पे पीआईबी का नोट्स हो या फिर न्यूज़पेपर का नोट्स हो या परीक्षा मंथन मैगजीन का नोट्स हो, बजट सर्वे का नोट्स हो, ये सारे कंटेंट इसी 399 रुपया पे करने पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहीं पर सारे मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब सवाल है कि इससे आप जुड़े कैसे तेजस करंट अफेयर बैच से। अभी लगभग 1500 के से ज़्यादा अभ्यर्थी, 1550 के आसपास 1500 से ज़्यादा अभ्यर्थी अभी तक तेजस करंट अफेयर ग्रुप में जुड़ चुके हैं। ठीक है, इससे जुड़ने के लिए आप लोग पेमेंट का 2 नंबर है, एक है 9870564701 और दूसरा नंबर है 8375934036। दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आपको पेमेंट करके जुड़ना हो तो दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पे अवेलेबल है। ऊपर जो नंबर है 9870564701 प्रणय कुमार के नाम से अकाउंट है और 8375934036 या प्रशांत कुमार के नाम से गूगल पे, फोन पे आपको शो करेगा, पेटीएम हर जगह। ठीक है, दो में से किसी भी नंबर पे आप लोग 399 रुपये का पेमेंट करके, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग शेयर कर दें। ये पेड ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अभी तक का सारे कंटेंट भेजा गया है और आगे का कंटेंट जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने तक वह उसी ग्रुप में सारे कंटेंट जो यहाँ पे बताया गया है, चाहे पीडी हो, बिहार करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, परीक्षा मंथन, पीआईबी, ये सारे कंटेंट वहां पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी हो तो इस दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये जो अभी आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है बिहार करंट अफेयर का जो मास्टर वीडियो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, इसका भी पीडीएफ उसी ग्रुप में 2-3 दिनों के अंदर अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यह हो गया है तेजस करंट अफेयर पेड बैच के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। हमने बिहार सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम को यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं बिहार के अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पद्म पुरस्कार 2026। पद्म पुरस्कार आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी के पहले सरकार के द्वारा 25 या 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है पद्म पुरस्कार की। ठीक है, और इस बार 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। इन 131 लोगों में पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया और पद्म श्री 113 लोगों को दिया गया। यानी कि 5 + 13 + 113 = 131। यह हो गया इस बार का पद्म अवार्ड केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब सवाल है कि इसमें से ऐसे कितने नागरिक हैं जो बिहार से संबंधित है, यानी कि वर्ष 2026 ईस्वी में बिहार के कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए जाने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। तो इन 131 लोगों में बिहार के 3 लोग शामिल हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया जाएगा और ये जो तीनों लोग हैं उनको पद्म श्री का अवार्ड दिया जाएगा। पद्म अवार्ड 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म श्री ऊपर हमने देखा कि 113 लोगों को पद्म श्री दिया जाएगा, उनमें से 3 लोग जो हैं वे बिहार से संबंधित हैं। काफी महत्वपूर्ण है। बिहार के कौन कौन से 3 लोग हैं, तो भरत सिंह भारती जो कि कला से संबंधित है, या भोजपुरी लोकगीत में काफी प्रसिद्ध हैं। स्वर्गीय विश्वबंधु जी, यह भी आर्ट से संबंधित है। लोक नृत्य इनका डोमकच, विवाह संगीत आप जानते हैं, डोमकच काफी प्रसिद्ध है बिहार में। डॉक्टर गोपाल जी
त्रिवेदी, यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी संबंधित हैं और कृषि वैज्ञानिक के रूप में बिहार में इनकी एक काफ़ी पहचान है। तो ये 3 लोग हैं जिनको इस बार बिहार से संबंधित हैं और जिनको पद्म अवार्ड दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कौन कौन? भरत सिंह भारती कला क्षेत्र से, स्वर्गीय विश्वबंधु जी कला क्षेत्र से और गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं। तो यह हो गया बिहार से संबंधित पद्म अवार्ड। अगला पॉइंट आइए हम लोग राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। देखिए यहाँ पे 2024 भले लिखा हुआ है लेकिन इसकी घोषणा की गई थी 11 नवंबर 2025 ईस्वी को, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 नवंबर 2025 ईस्वी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है, जो कि छठा अवार्ड है, यानी कि छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। इसकी घोषणा नवंबर 2025 ईस्वी में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा की गई है। ठीक है, इसमें अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए, सेंट्रल लेवल पे देखें तो टॉप 3 स्टेट जिसने अपनी रैंकिंग में स्थान सुनिश्चित किया है, पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है गुजरात और तीसरे नंबर पे है हरियाणा। अगर बिहार से संबंधित देखा जाए तो जल संरक्षण के लिए बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। नालंदा, कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण और कटिहार, ये 5 जिले हैं जिन्हें जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में मुंगेर के किशोर जायसवाल को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में मुंगेर के किशोर जायसवाल को दिया गया है। जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में उल्लेखनीय योगदान के लिए कटिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से संबंधित कई सारे फैक्ट्स हैं जो बिहार से संबंधित हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अब आइए बिहार के प्रमुख रामसर स्थल। ठीक है, रामसर स्थल जो है वह वेटलैंड से संबंधित है। ठीक है, तो बिहार में टोटल अभी 6 रामसर स्थल हैं। कौन कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, दूसरा है नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में स्थित है, तीसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य यह भी जमुई में स्थित है, चौथा है गोकुल जलाशय बक्सर में स्थित है, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण और गोगाबील झील कटिहार। तो ये 6 ऐसे स्थल हैं जिसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। कांवर झील बेगूसराय, नागी नकटी जमुई, गोकुल बक्सर, उदयपुर पश्चिम चंपारण और गोगाबील कटिहार। ठीक है, बिहार में वर्तमान समय में 6 रामसर स्थल हैं, लेकिन एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो यह है कि बिहार इस समय रामसर स्थलों की संख्या के दृष्टिकोण से पूरे भारत में 3rd स्थान पे, तीसरे नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु में है 20, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या है 11 और तीसरे नंबर पे 3 स्टेट आते हैं जिनमें एक बिहार भी शामिल है। तीसरे नंबर पे पंजाब, उड़ीसा और बिहार तीनों शामिल है, जहाँ की 6 रामसर साइट्स वहाँ पर स्थित हैं। तो बिहार रामसर स्थलों की संख्या के दृष्टिकोण से भारत में तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, वहीं अगर आप देखें तो भारत रामसर साइट के संदर्भ में देखा जाए तो एशिया में पहले स्थान पे है भारत और पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में है और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक रामसर स्थल जो है मैक्सिको में है और तीसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। तो एशिया में पहले नंबर पे और विश्व में तीसरे नंबर पे भारत है रामसर स्थल के दृष्टिकोण से। और बिहार का देखा जाए तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भी तीसरा है। पहले नंबर पे तमिलनाडु 20 रामसर साइट्स के साथ, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे पंजाब, उड़ीसा और बिहार शामिल है। अगर रामसर स्थल को देखा जाए कि संधि कब हुई थी रामसर साइट्स को लेकर, तो 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर में इससे संबंधित सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यह संधि वहां पे मूर्त रूप संधि ने लिया और 1975 ईस्वी से इसे लागू किया गया है, लेकिन भारत इसमें 1982 ईस्वी में शामिल हुआ है। एक महत्वपूर्ण दिवस वेटलैंड से संबंधित है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार हो गया। इसके अलावा बिहार के हो गए यहाँ पे रामसर स्थल। अब आइए बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। देखिए ये सारे ऐसे सवाल हैं जो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो वैसे सवाल जहां से स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन टॉपिकों में पहले डिस्कस कर दे रहा हूं। अब आइए बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। 7 निश्चय भाग 3 के अंतर्गत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार
जो एक थीम है 7 निश्चय, पार्ट 3 में 7 निश्चय है, उनमें से एक निश्चय है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। उसके अंतर्गत बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 ईस्वी को लाया गया है। बेसिकली 29 जनवरी 2026 ईस्वी को इसकी मंजूरी मिली। 7 निश्चय पार्ट 3 की मंजूरी कब मिली है, अभी हमने ऊपर बताया 16 दिसंबर 2025 ईस्वी को 7 निश्चय पार्ट 3 की मंजूरी मिली है, और 29 जनवरी 2026 ईस्वी को बिहार की कैबिनेट ने बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 ईस्वी को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की है। इसका लक्ष्य जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगले 5 वर्षों में बिहार के जीएसडीपी में सेमीकंडक्टर क्षेत्र का 5% योगदान हासिल करना लक्ष्य रखा गया है। यानी कि राज्य का जो जीएसडीपी है, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 9.9 लाख करोड़ राज्य का जीएसडीपी है वर्तमान मूल्य पर। तो राज्य के कुल जीएसडीपी में 5% सेमीकंडक्टर क्षेत्र का योगदान बनाए रखना है वर्ष 2030 ईस्वी तक, यह लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, आगामी 5 वर्ष यानी कि वर्ष 2030 तक 50,000 सेमीकंडक्टर पेशेवर स्किल्ड लोग को तैयार करना लक्ष्य है। तीसरा, 2030 ईस्वी तक लगभग 25,000 करोड़ का निवेश, इसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर के अंतर्गत सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करना और 2 लाख लोगों को रोजगार सृजन करना इसके अंतर्गत मुख्य लक्ष्य रखा गया। साथ ही सेमीकंडक्टर नीति के अंतर्गत वैसी कंपनियां जो बिहार में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्थापित करना चाहती है, उनको बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय मदद भी प्रोवाइड किया जाएगा। और वित्तीय मदद में आप देखेंगे तो जो परियोजना लागत होगा उसको प्रति 100 करोड़ पर 1 रुपये की टोकन राशि में उसको 1 करोड़ भूमि प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आगामी 10 वर्षों के लिए SGST 100% उसको प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। और इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अंतर्गत IIT पटना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो आपने सुना होगा कई बार पेपर में कि वर्ष 2030 ईस्वी तक बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाए जाने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है वर्ष 2030 ईस्वी तक। ठीक है, टेक्नोलॉजी हब पूर्वी भारत का। ठीक है, तो अब देखेंगे कि सेमीकंडक्टर नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 ईस्वी तक हमें 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राप्त करना है, 2 लाख रोजगार को सृजित करना है, 50,000 स्किल्ड लोगों को तैयार करना है। इसके अलावा वर्ष 2030 ईस्वी तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इतना बेहतर तरीके से यहाँ पर जाल उसको बुन देना है कि हमारे जीएसडीपी का 5% जो है वह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से ही हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो यह है बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। अब आइए बिहार विधानसभा चुनाव 2025। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसकी घोषणा कब की गई? 6 अक्टूबर 2025 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई। यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 ईस्वी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा की है। 2 चरण में मतदान संपन्न हुए हैं। इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ 2 चरण में हुआ है। पहला जो चरण है वह 6 नवंबर को संपन्न हुआ है और दूसरा चरण जो है वह 11 नवंबर को संपन्न हुआ है। यानी कि 6 अक्टूबर को मतदान की घोषणा की गई और 2 चरण में चुनाव हुए, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। 6 नवंबर को बिहार के 18 जिलों में फैले हुए 121 सीटों पर चुनाव हुआ 6 नवंबर को, और 122 सीटों पर चुनाव हुआ है 11 नवंबर को, जो कि 20 जिलों में जिसका विस्तार था। ठीक है, तो 121 सीटों पर 6 नवंबर को, 122 सीटों पर 11 नवंबर को चुनाव संपन्न हुए और 14 नवंबर को मतगणना किया गया। ठीक है, इस बार कुल मतदान हुआ 66.91%। देखिए कहीं कहीं यह डेटा आपको लगभग 67% भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये PIB सोर्स से हमने इस डेटा को कलेक्ट किया है। 66.91% केंद्रीय चुनाव आयोग का डेटा के अनुसार 66.91% इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान मतदान हुआ है, जिनमें से फीमेल जो है 71.6% और मेल जो है 62.8% मतदान पुरुषों ने और महिलाओं ने भाग लिया है। ठीक है, ये जो मतदान है इसको कहीं कहीं लगभग 67% लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चुनाव परिणाम हमने बताया कि 6 और 11 नवंबर को चुनाव हुए और 14 नवंबर को चुनाव की रिजल्ट जो है, चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है 14 नवंबर को। तो जो चुनाव परिणाम घोषित किए गए हैं उनमें क्या परफॉर्मेंस रहा विभिन्न राजनीतिक दलों का, उसे समझिए।
सबसे ज़्यादा बीजेपी ने सीटें प्राप्त की है 89 सीट्स। दूसरे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड 85 सीट, उसके बाद है आरजेडी 25 सीट, एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19 सीट, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीट, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 5 सीट, एआईएमआईएम 5 सीट, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है 4 सीट, सीपीआईएमएल 2 सीट और सीपीआईएम आईआईपी इंडिया इंक्लूसिव पार्टी, ठीक है, और बीएसपी इनको मिला है 1-1 सीट, यानी कि टोटल 3 सीट है, सबको 1-1 सीट मिला है। यहाँ पे टोटल 3 कर लीजिए या फिर 1-1 सीट इनको कर लीजिए, 1+1+1, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा है टोटल चुनाव परिणाम। इसके अलावा इस बार टोटल 28 महिला विधायक बनी हैं। पिछले बार के चुनाव के बाद टोटल 26 महिला विधायक थी बिहार विधानसभा में, लेकिन इस बार 26 महिलाओं ने चुनाव जीता है, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह हो गया है टोटल सीट। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243, जिनमें से सभी राजनीतिक दलों का यहाँ पे परफॉर्मेंस दे दिया गया है। यहाँ से संबंधित कई सारे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, जैसे सर्वाधिक मतों से जीत सुनिश्चित करने वाले विधायक कौन बने। तो सबसे ज़्यादा मत से रुपौली विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि कलाधर मंडल सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीते हैं। सबसे कम मतों से चुनाव जीतने वाले हैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी के विधायक जो कि संदेश विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, राधा चरण शाह, ठीक है। सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं मैथिली ठाकुर। सबसे उम्रदराज विधायक कौन है, तो हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव जो कि जनता दल यूनाइटेड से संबंधित हैं, ये लोग सबसे उम्रदराज विधायक हैं, ठीक है। तो हो गया सर्वाधिक मत, न्यूनतम मत, सबसे कम उम्र के विधायक और सबसे उम्रदराज विधायक की सूची, ठीक है। इसके अलावा इस बार के चुनाव में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इंटरेस्टिंग था जिसे याद रखना आपको जरूरी है। जैसे चुनाव में किस जिले में 61.6 लाख लोगों ने एक साथ मतदान करने की शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाया है, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो यह कारनामा मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है, याद रखेंगे। अगला, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले शीर्ष 10 मुख्यमंत्री की सूची में नीतीश कुमार को शामिल किया गया है। पहले नंबर पे पवन कुमार चामलिंग सिक्किम से संबंधित है और नीतीश कुमार को टॉप 10 सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सबसे ज़्यादा समय तक सीएम पद पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में इनको शामिल किया गया है। तो यह हो गया बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित कुछ रोचक एवं महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए माननीय मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा, ठीक है। समृद्धि यात्रा देखिए, जब 2005 ईस्वी से लेकर इनकी जब से सरकार आई है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी है, तो प्रत्येक वर्ष इनकी एक यात्रा संपन्न होती है। लेकिन प्रत्येक वर्ष नवंबर दिसंबर के आसपास यात्रा संपन्न होती है, ठीक है। लेकिन इस बार चूंकि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, तो इस्तीफा देने से पूर्व उन्होंने समृद्धि यात्रा के तहत बिहार के सभी 38 जिलों का उन्होंने दौरा किया है, ठीक है। तो बिहार समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री की 16 जनवरी 2026 ईस्वी को शुरू की गई और इसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण से की गई है। इनकी प्रत्येक यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से की जाती है। इसका एक सांकेतिक महत्व है कि पश्चिम चंपारण गांधीवादी आंदोलन के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है, तो इसीलिए वहीं से इनकी शुरुआत की जाती है। यह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में इनकी नीतीश कुमार की 16वीं यात्रा है। इनकी पहली यात्रा वर्ष 2005 ईस्वी में जब सरकार बनी, तो पहली यात्रा 2005 में इन्होंने न्याय यात्रा को प्रारंभ किया और 2025 ईस्वी में इलेक्शन से पूर्व, विधानसभा चुनाव से पूर्व इन्होंने महिला संवाद यात्रा 2025 में किया था और 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने प्रगति यात्रा किया था। तो 2024 में इनकी प्रगति यात्रा हुई, 2025 में 15वीं यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव से तुरंत पहले महिला संवाद यात्रा हुई थी और 2026 ईस्वी में इनकी 16वीं यात्रा हुई है समृद्धि यात्रा के रूप में, ठीक है। तो यात्रा की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2026 ईस्वी को पश्चिम चंपारण से और यात्रा की समाप्ति हुई 26 मार्च 2026 ईस्वी को पटना से इनकी यात्रा का समापन हुआ, ठीक है। यात्रा कुल 5 चरणों में संपन्न हुआ है। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने लगभग 16,393 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया है। ये करेंट अफेयर बैच के बारे में जानकारी है, अभी हमने ऊपर दिया था आपको करेंट अफेयर बैच के बारे में जानकारी, तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे। चलिए
महत्वपूर्ण वन लाइनर बिहार करंट अफेयर, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पूरे एक साल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट बन सकते थे उसे भी हमने लिस्ट के रूप में तैयार किया है। इसके बाद फिर महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, फिर बजट, सर्वे और वन रिपोर्ट ये सब है उसके डेटा को समझेंगे। महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर के अंतर्गत पहला करंट अफेयर है, हाल ही में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने किस यात्रा के तहत पूरे बिहार का दौरा किया है? तो समृद्धि यात्रा के तहत, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। बिहार दिवस 2026 की थीम क्या है? तो बिहार दिवस 2026 की थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, ठीक है। इसके साथ आप लोग याद रखेंगे कौन सा विभाग इस बार का नोडल विभाग था? नोडल विभाग तो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग। बिहार दिवस 2026 के आयोजन का नोडल विभाग था शिक्षा विभाग। इसकी थीम क्या थी? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार इसकी थीम थी। अगला, बिहार में प्रति व्यक्ति आय दुगना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो प्रति व्यक्ति आय दुगना करने के उद्देश्य से नवीन कुमार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। ये नवीन कुमार बिहार के पूर्व मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिलाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? बिहार। बिहार की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जातिया फतुहा में। राज्य का पहला जीविका दीदी मार्ट कहाँ खोला गया? गर्दनीबाग पटना में। राज्य का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ प्रारंभ किया गया है? नालंदा तिल्हाड़ा में। देखिए ये दोनों सवाल आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। राज्य का पहला जीविका दीदी मार्ट है, पहला जीविका दीदी मार्ट अगर पूछेगा तो पटना गर्दनीबाग में, और पहला जीविका दीदी हाट अगर पूछेगा, बाजार हाट अगर पूछेगा तो नालंदा के तिल्हाड़ा में, ठीक है। राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा बनी है, जो कि मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा आंख अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा आंख अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है बिहार के सारण जिले में, सारण जिले के मस्तिचक नामक स्थान पर। स्वास्थ्य विभाग में मरीजों का डाटा एआई से तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मरीजों का डाटा एआई के माध्यम से तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर मरीजों का डाटा एआई के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। बिहार का पहला जैन जी डाकघर कहां पर खोला गया है? तो बिहार का पहला जैन जी डाकघर IIT बीघा में खोला गया है। मरीजों को मुफ्त दवा देने में कौन सा राज्य अव्वल है? मरीजों को मुफ्त दवा देने में अव्वल राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के नए 18वें अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, ठीक है। और बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए उपाध्यक्ष बने हैं नरेंद्र नारायण राव। आप लोग याद रखेंगे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ये 18वें अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, और उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो 19वें उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र नारायण राव। बिहार का पहला पेपरलेस जिला, ठीक है। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना है? तो मधुबनी बिहार का पहला पेपरलेस जिला बना है। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। ये पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो पटना उच्च न्यायालय के 47वें एवं नए मुख्य न्यायाधीश के पद पर किनकी नियुक्ति की गई, किन्हें शपथ दिलाया गया? तो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, ठीक है। बिहार के कितने जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के 6 जिलों में भूकंपीय वेधशाला के निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला शहर बना है पटना। ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ई वोटिंग सबसे पहले बिहार में कराया गया है, और बिहार में अभी हाल ही में नगर निकायों का चुनाव हुआ, तो नगर निकाय के चुनाव के दौरान ई वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न की गई है, और ई वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न कराने वाला देश का पहला राज्य बना है हमारा बिहार। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज
मधुबनी के जितवारपुर को, ठीक है, मधुबनी के जितवारपुर। ऐसा माना जाता है कि यह जो गांव है वह मधुबनी पेंटिंग के लिए काफ़ी फेमस है और गढ़ माना जाता है मधुबनी पेंटिंग का। कई सारे चित्रकार जो हैं इसी जितवारपुर गांव से ही संबंधित हैं। तो मधुबनी का जितवारपुर गांव जो है बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। और वर्तमान समय में बिहार में कुल 5 क्राफ्ट विलेज को विकसित किया जा रहा है। पहले नंबर पर मधुबनी जितवारपुर और दूसरे नंबर पर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देश का पहला पावर म्यूजियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? देखिए, देश का पहला पावर म्यूजियम है, यह विश्व का चौथा पावर म्यूजियम है और देश का पहला पावर म्यूजियम है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? पटना में। राज्य का पहला आदिवासी जनजाति संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो राज्य का पहला आदिवासी जनजाति संग्रहालय कैमूर के अधौरा प्रखंड में बनाया जा रहा है। पहला आदिवासी जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स म्यूजियम संग्रहालय कैमूर में बनाया जा रहा है, ठीक है। बिहार का पहला पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो दरभंगा में। सभी थानों में दर्ज प्राथमिकी का अपडेट देने हेतु पुलिस विभाग के द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? तो सभी थानों में जो रजिस्टर हैं केस वगैरह उनको अपडेट देने के लिए हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा, बिहार पुलिस विभाग के द्वारा दर्पण वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे दर्पण। बिहार का पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल कहाँ शुरू किया गया? बिहार का पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल, तो बिहार का पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल पटना के रुकनपुरा में इसकी शुरुआत की गई है। बिहार दिवस 2026 का नोडल मंत्रालय किसे बनाया गया? ठीक है, शिक्षा विभाग को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार इस बार की बिहार दिवस का थीम है। बिहार के 43वें राज्यपाल किसे बनाया गया? ठीक है, नंबर याद रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो 47वें मुख्य न्यायाधीश, और अगर राज्यपाल पूछेगा तो 43वें राज्यपाल, ठीक है। किसे बनाया गया? तो सैयद अता हसनैन को। बिहार का पहला प्रखंड जहां प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप को बनाया जा रहा है, तो बिहार का पहला प्रखंड जहां प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जा रहा है वह है दरभंगा का किरतपुर। वर्ष 2025 में यातायात प्रबंधन में कौन सा जिला पहले स्थान पर स्थित है? यातायात प्रबंधन ट्रैफिक मैनेजमेंट में पूर्णिया पूरे बिहार में नंबर 1 पे है। बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया गया है पटना में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? बिहार। IIRF के द्वारा जारी सूची में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT पटना का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। बिहार के किस जिले में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? तो बिहार के गया में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेंटर की स्थापना की जा रही है। देश के पहले डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किस राज्य में किया गया है? तो देश के पहले डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन बिहार में किया गया है। राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करने वाला तीसरा राज्य बना है बिहार। पहला नंबर पे है पंजाब, दूसरा नंबर पे है हरियाणा और तीसरा नंबर पे है बिहार। किस राज्य में हाल ही में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन किया गया? ठीक है, पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार में। राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय पटना फतुहा में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत सड़क निर्माण में कौन सा जिला अव्वल है? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत समस्तीपुर जिला पूरे बिहार में पहले नंबर पे है। बिहार के किन 2 क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार के पटना और राजगीर में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जा रही है। अगला है मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसे दिया गया? मिसेज बिहार 2025, तो मिसेज बिहार 2025 का खिताब दिया गया है ऐश्वर्या राज को। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार का पहला ड्राई पोर्ट
ठीक है। तो बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है बिहटा पटना में। अमृत भारत योजना के तहत बिहार में विकसित पहला स्टेशन कौन सा है? तो अमृत भारत योजना के तहत बिहार में विकसित पहला स्टेशन है सहरसा। बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है जो अशोक से भी संबंधित हैं? यानी कि अशोक से संबंधित बिहार के कौन सा ऐसे 2 स्थल हैं जिसे यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। दोनों कहाँ पर स्थित है? चंपारण में। अगला है एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? एक पेड़ मां के नाम अभियान, इसमें आरा नगर निगम भारत के टॉप 10 सिटीज में शामिल है। चर्चा में रहा घृत कुमारी एवं शोकन बीज का संबंध किस फसल से है? तो इसका संबंध है धान से। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग का विजेता टीम कौन है? मगध वॉरियर्स। ठीक है। ड्रोन पॉलिसिंग वाला देश का 5वां राज्य कौन बना? ड्रोन पॉलिसिंग वाला देश का 5वां राज्य बना है बिहार। भारत विस्तार बेसिकली कृषि किसानों के लिए इस बार के बजट में घोषणा किया गया AI चैटबॉट है। तो भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। और CISF की तर्ज पर BISF बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन का गठन कहाँ पर किया जा रहा है? तो नवादा और चंपारण में। ठीक है। तो यह हो गया बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण 1 लाइनर करेंट अफेयर पूरे लगभग 12-15 महीनों का। अब हम लोग आगे डिस्कस करें। फिर से महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, इसका जो PDF है हमारा तेजस करेंट अफेयर बैच में प्रोवाइड किया जाएगा, तेजस 2.0। ठीक है। इसके अंतर्गत जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने तक आपको लगातार करेंट अफेयर का नोट्स PDF प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। ठीक है। इसके अंतर्गत जनवरी 2025 से एग्जामिनेशन तक प्रत्येक महीने की प्रतियोगिता दर पर मैगजीन के शॉर्ट नोट्स, बिहार करेंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स, 15 दिन के अंतराल पे PIB का नोट्स, परीक्षा मंथन मैगजीन का नोट्स, इसके अलावा कंपाइलेशन रूप में करीब 3 महीने 4 महीना के अंतराल पे जो भी न्यूज़पेपर का कटिंग होता है उसका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। जुड़ने के लिए 2 नंबर है 9870564701 या 8375934036। प्रणय और प्रशांत कुमार नाम है, अकाउंट है दोनों। 399 चार्ज है। आप लोग किसी भी नंबर पे पेमेंट करने के बाद किसी भी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको तेजस करेंट अफेयर ग्रुप पे प्रोवाइड ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पे सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अभी हमने बिहार से संबंधित स्कीम को देख लिया। स्कीम के अलावा हमने देख लिया बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर 1 लाइनर सवाल। ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सबसे पहला है बिहार में 3 नए विभागों का गठन किया गया है। और ये नए विभाग का गठन क्यों किया गया? तो इसका मुख्य लक्ष्य अभी हमने ऊपर बताया था ना कि 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत वर्ष 2030 ईस्वी तक 1 करोड़ लोगों को नौकरी या रोजगार प्रदान किए जाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। तो नौकरी और रोजगार कहाँ से प्रदान किए जाएंगे? जब तक इसका सृजन नहीं किया जाएगा, इसकी स्टडी नहीं की जाएगी। और इसी नए रोजगारों के सृजन के लिए सरकार के द्वारा 3 नए विभागों का गठन किया गया है। और इन 3 नए विभागों के गठन होते ही बिहार में टोटल 48 विभाग गठित किए जा चुके हैं। ठीक है। तो कौन कौन 3 नए विभाग गठित किए गए? पहला है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग और तीसरा है नागर विमानन विभाग। ये 3 नए विभाग का गठन बिहार में किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग स्थापित करने वाला बिहार छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा राज्य बना है। यानी कि पहले नंबर पे जहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया कौन सा राज्य है? तो पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़ और दूसरे नंबर पे है बिहार। ठीक है। क्यों गठित किया गया? 3 विभाग क्यों गठित किए गए हमने बता दिया कि चूंकि 2030 ईस्वी तक सरकार का लक्ष्य नए रोजगार का सृजन करना और नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी प्रदान करना। ठीक है। कुल वर्तमान समय में विभाग कितने हैं? 48। तो 3 नए विभाग का गठन किया गया और इसके साथ साथ 3 नए विभागों के नाम भी परिवर्तित किए गए हैं। ठीक है। तो परिवर्तित किए गए नाम हम लोग विभाग का नाम देखते हैं। पहला है
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदलकर कर दिया गया है डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग। दूसरा है श्रम संसाधन विभाग, तो इसका नाम कर दिया गया है श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। और तीसरा है कला संस्कृति एवं युवा विभाग था, तो उसका नाम कर दिया गया है कला एवं संस्कृति विभाग। तो 3 नए विभाग का गठन किया गया और 3 विभागों के नाम परिवर्तित किए गए। यह है तीनों के परिवर्तित किए गए नाम। अगला है शेर शाह सूरी का मकबरा एवं आगम कुआं, इन दोनों को देश की जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यानी कि देश के महत्वपूर्ण जल विरासत की सूची हाल ही में जारी की गई है, उसमें बिहार के 2 स्थलों को शामिल किया गया, जिनमें से एक है आगम कुआं और दूसरा है शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। यह इंडो इस्लामिक शैली का एक बेहतर नमूना है। 16 अगस्त 1545 ईस्वी को शेर शाह सूरी का मकबरा बनकर तैयार हुआ था। यह बेसिकली बलुआ पत्थर से निर्मित है और रोहतासगढ़ किले में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। ठीक है, अगला आइए आगम कुआं, जिसे जल विरासत में शामिल किया गया है। यह जो आगम कुआं है कहाँ पर है? पटना में आगम कुआं स्थित है। अशोक के समय आगम कुआं का निर्माण किया गया था और अशोक के जो 8वें शिलालेख है उसमें 8वें शिलालेख में उग्र कुआं के रूप में आगम कुआं का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि जो उग्र कुआं का उल्लेख किया गया है वह आगम कुआं के लिए ही किया गया है। ठीक है, तो इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। तो शेर शाह सूरी का मकबरा और आगम कुआं, इन दोनों को देश की जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। @ISP सेंटर टेलीग्राम ग्रुप है। आगे हम लोग शुरू करें, उनमें पहला है अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का भारत के किसी राज्य में स्थापित होने वाला पहला सेंटर कौन सा है? तो अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला सेंटर भारत में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में स्थापित किया जा रहा है। राज्य का इकलौता तिब्बी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तिब्बी अस्पताल, इसका निर्माण किया जा रहा है पटना में। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से 30 मार्च 2026 ईस्वी को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, त्यागपत्र दे दिया 30 मार्च 2026 ईस्वी को। ये वर्ष 2006 ईस्वी से लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। एक खासियत बात यह है कि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा के कभी सदस्य नहीं बने हैं और हमेशा बिहार विधान परिषद के ये सदस्य रहे हैं और वर्ष 2006 ईस्वी से लगातार बिहार विधान परिषद में सदस्य के रूप में यह काम करते रहे हैं और अभी इस्तीफा देने तक भी इन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता संभाली हुई थी और 30 मार्च को इन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया है। अगला है राष्ट्रपति ने बिहार पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी प्रदान की है। भारत में किसी भी पुलिस या सुरक्षा बल को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर किसी राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो उस राज्य के अंतर्गत कांस्टेबल से लेकर शीर्ष स्तर के जो भी अधिकारी होते हैं उनको बैच, एक अलग तरीके का एक उनके वर्दी पे एक बैच लगा होता है जो इस बात को प्रतिनिधित्व करता है कि इस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार प्रदान की जा चुकी है। तो यह हमेशा वर्दी पे लगा हुआ होता है, तो किसी भी राज्य के लिए काफ़ी सम्मानजनक कार्य होता है उस राज्य की पुलिस विभाग के लिए। तो राष्ट्रपति के द्वारा बिहार पुलिस को भी यह पुरस्कार दिए जाने का इस बार निर्णय लिया गया है। अगला है विश्व जल दिवस के अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सिंचाई गणना परियोजनाओं से संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने के लिए बिहार को राष्ट्रीय सम्मान दिया है। अगला है राज्य सरकार ने वर्ष 26-27 में महिलाओं पर खर्च होने वाले बजट में 31.46% की वृद्धि की है। ठीक है, और कुल महिला बजट इस बार का कितना था? 63,964 करोड़ रुपया इस बार का बजट था महिलाओं के लिए। और बाल कल्याण बजट में 10.69% की वृद्धि की गई है और बाल कल्याण बजट इस बार का था 71,464
449 करोड़। ठीक है, तो महिलाओं पर बजट में, महिला बजट में खर्च किया गया 31.46% और बाल बजट में खर्च किया गया 10.69%। महिलाओं के लिए आवंटित राशि है 63,964 करोड़ रुपया और बच्चों के लिए बाल कल्याण बजट के तहत 71,449 करोड़ रुपये। ठीक है, देखिए यही हमने ऊपर में डिस्कस किया था ना। बिहार में 4 नए शिल्प ग्राम यानी कि विलेज क्राफ्ट विकसित किए जाएंगे। पहला हमने डिस्कस किया था कि पहला विलेज क्राफ्ट जो होगा मधुबनी के जितवारपुर और अन्य 4 गाँव को विलेज क्राफ्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनमें दूसरे नंबर पे है मधुबनी का रांटी गांव। ठीक है, मधुबनी का रांटी गांव। जिस प्रकार से मधुबनी का जितवारपुर गांव बिहार का पहला शिल्प ग्राम विलेज क्राफ्ट बना, तो दूसरा विलेज क्राफ्ट बना है मधुबनी का रांटी। तीसरा है दरभंगा का रयाम, चौथा है मुजफ्फरपुर का भूसरा और 5वां है गया का पत्थर कट्टी। ठीक है, तो ये 5 ऐसे स्थल हैं जिसे विलेज क्राफ्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है और एक जितवारपुर मधुबनी को विकसित किया जा चुका है, जो कि पहला विलेज है बिहार का। बिहार सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर रही है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इसके माध्यम से वर्ष 2030 ईस्वी तक 0.25 MMT मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन एवं 100% SGST आपूर्ति प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर भारत के लेवल पे देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत 5 MMT 2030 तक उत्पादन किया जाएगा, 5 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, यह भारत सरकार का लक्ष्य है और बिहार सरकार जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च कर रही है, इसके तहत 2030 ईस्वी तक हम 0.25 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे और भारत सरकार 5 मिलियन मीट्रिक टन। महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी प्रदान की है। अभी भारत में पॉलिसी बनी नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है, यह लक्ष्य रखा जाएगा। ठीक है, बिहार में पहली बार हाइब्रिड रीफ हेरॉन पक्षी अगरपुर कुरपट वेटलैंड में देखा गया है। यह वेटलैंड कहाँ पर स्थित है, तो भागलपुर के जगतपुर झील में स्थित है अगरपुर कुरपट वेटलैंड और इसी वेटलैंड में बिहार में पहली बार हाइब्रिड रीफ हेरॉन पक्षी को देखा गया है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार को वर्ष 2026 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। बिहार की पहली महिला बस चालिका या बस चालक, बिहार की पहली महिला बस चालक कौन, रागिनी कुमारी बनी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के 22 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है। बिहार के 22 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। 22 में 3 को वीरता पदक, 2 को विशिष्ट सेवा पदक और 17 को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया। अगला है बिहटा पटना में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला ई रेडिएशन सेंटर स्थापित किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा ई रेडिएशन सेंटर और बिहार का पहला ई रेडिएशन सेंटर कहां पर, तो पटना बिहटा में स्थापित किया गया है। अगला है नालंदा स्थित तेल्हाड़ा संग्रहालय को बौद्ध सर्किट में जोड़ा जाएगा। बौद्ध सर्किट में बिहार में कई सारे स्थल हैं, जैसे आप देखेंगे कि बिहार में बौद्ध सर्किट में देखा जाए तो बोध गया है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगीर है, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे मठ वगैरह स्थित हैं राजगीर में। इसके अलावा वैशाली है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में बन रहा है। पटना में भी आप देखेंगे तो पटना में बुद्ध स्मृति पार्क रेलवे स्टेशन के पास है। ठीक है, तो ये सारे जो स्थल हैं, राजगीर हो गया, नालंदा आप देख लीजिए, सारे स्थल जो हैं बिहार में बौद्ध सर्किट से संबंधित हैं। और हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के 6 स्टेट में बौद्ध सर्किट बनाए जाने की घोषणा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। तो ये सारे बौद्ध सर्किट से ही संबंधित हैं। लेकिन ये जो 5-6 स्थल हमने बिहार में बौद्ध सर्किट में बताया, उसमें एक और नया स्थल अब जुड़ गया, नालंदा का तेल्हाड़ा संग्रहालय। तो नालंदा के तेल्हाड़ा संग्रहालय को भी बौद्ध सर्किट में जोड़ा जाएगा। अगला है पश्चिम चंपारण के कैथवलिया में रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग पश्चिम चंपारण के कैथवलिया में। आरा की मोना चौधरी ने
अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? माउंट किलिमंजारो, आरा की मोना चौधरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरा की मोना कुमारी। ये जो किलिमंजारो है इसके सर्वोच्च बिंदु जो है उहुरु पीक है। इसकी हाइट है 5895 किलोमीटर इसकी हाइट है। अगला है बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को वर्ष 2029 तक के लिए आईएसओ प्रमाणन आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। कब तक के लिए? वर्ष 2029 के लिए। जल जीवन हरियाली अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया गया है। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान किस विभाग को? तो पंचायती राज विभाग को। अगला है देश में भूकंप का पता लगाने के लिए 100 नई भूकंपीय वेधशाला की स्थापना की जाएगी। 100 नई भूकंपीय वेधशाला, ठीक है। देश में भूकंप का पता लगाने के लिए जो 100 नई भूकंपीय वेधशाला की स्थापना की जाएगी उसमें बिहार के 6 वेधशाला स्थित है। कौन कौन? पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रोहतास और औरंगाबाद। अगला है मिथिला क्षेत्र मधुबनी के आलोक कुमार झा का चयन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के फाइनल राउंड के लिए किया गया है। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इस बार देश के 20 बच्चों को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, देश के 20 बच्चों को दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इन 20 बच्चों में बिहार के 2 बच्चे शामिल हैं जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें पहले नंबर पे हैं क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जो कि समस्तीपुर जिले से संबंधित है, दूसरा कैमूर के कमलेश कुमार। इन 2 लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है जो बिहार से संबंधित है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटर हैं और कम उम्र में इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर से संबंधित हैं और कमलेश कुमार बिहार के कैमूर जिले से संबंधित हैं। अगला है बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम रुद्र बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे IIT पटना में शुरू किया गया है। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर मुजफ्फरपुर के सकरा में बनाया जाएगा। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ पे बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर के सकरा में। यहाँ पर बेसिकली लाकाडोंग हल्दी की खेती की जाएगी। चूँकि हल्दी क्लस्टर है ना, मुजफ्फरपुर के सकरा में जो हल्दी क्लस्टर बनाया जाएगा वहाँ पर लाकाडोंग हल्दी की खेती की जाएगी। वर्तमान समय में मेघालय के जैंतिया हिल्स इलाके में ही केवल लाकाडोंग हल्दी उगाई जाती है और अब इसका हल्दी क्लस्टर मुजफ्फरपुर के सकरा में भी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला है दूरसंचार विभाग के अनुसार मोबाइल के उपयोग में बिहार देश में कौन से नंबर पे है? तो दूरसंचार विभाग के अनुसार मोबाइल के उपयोग में बिहार देश में इस समय 28वें नंबर पे है। साइबर ठगी के हॉट स्पॉट में बिहार तीसरे नंबर पे है। साइबर ठगी के हॉट स्पॉट में बिहार तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है हरियाणा, दूसरे नंबर पे है पंजाब और तीसरे नंबर पे है बिहार। केंद्र सरकार ने बिहार के 4 जिलों गया जी, औरंगाबाद, जमुई और लखीसराय को विरासत और महत्वपूर्ण जिला घोषित किया है। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के 4 जिलों को विरासत और महत्वपूर्ण जिला घोषित किया गया है जिनमें गया जी, औरंगाबाद, जमुई और लखीसराय शामिल है। चलिए अगला करंट अफेयर है कि नई दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ट्रायल इन अब्सेंटिया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया, अब्सेंटिया का मतलब होता है अब्सेंट, यानी कि किसी की अनुपस्थिति में कोर्ट के द्वारा केस का ट्रायल करना। ठीक है, सूबे के न्यायालयों में फरार घोषित अपराधियों के विरुद्ध ट्रायल करना। ठीक है, तो ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है
मौसम विज्ञानी आरती गुप्ता जो कि बिहार शरीफ जिले से संबंधित हैं, सूबे की पहली महिला बन गई है जिन्हें विश्व के सबसे ठंडे स्थान अंटार्कटिका जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आरती कुमारी जो कि बिहार शरीफ से संबंधित है, सूबे की पहली महिला हैं जिन्हें विश्व के सबसे ठंडे स्थान अंटार्कटिका जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाल ही में BACB को ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। देश में पहली बार किसी परीक्षा बोर्ड को यह उपलब्धि हासिल हुई है। राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी को एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा हॉकी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। देश में पहली बार किसी राज्य स्तरीय खेल अकादमी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला है अभया ब्रिगेड, काफ़ी चर्चा में रह रहा है अभया ब्रिगेड। आप लोग याद रखेंगे, चर्चा में रहा अभया ब्रिगेड का संबंध है। तो अभया ब्रिगेड जो है वह स्कूल कॉलेजों में छात्राओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने से संबंधित है अभया ब्रिगेड। जमुई के नागी में देश का छठा गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नागी कहाँ पर है? जमुई में। ठीक है, नागी जमुई में स्थित है। देश का छठा गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। और नागी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल के रूप में भी शामिल है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बेतिया घराना के ध्रुपद गायक पंडित अरुण कुमार मिश्र को इंडियन क्लासिक म्यूजियम में शानदार योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बेतिया घराना के ध्रुपद गायक हैं पंडित अरुण कुमार मिश्र। इनको इंडियन क्लासिक म्यूजिक में शानदार योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का निधन हो गया है। यह बेसिकली महाराज दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह थे, उनकी तीसरी पत्नी थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। कामसुंदरी देवी, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, कामसुंदरी देवी। ठीक है, बेसिकली ये खंडवाला राजवंश से संबंधित थी। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में अररिया राज्य में पहले स्थान पर है। ठीक है, स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? तो अररिया राज्य में पहले स्थान पर है। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने में बेगूसराय ने पहला स्थान हासिल किया है। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने में बेगूसराय ने पहला स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है, जिनमें पहले स्थान पर बेगूसराय और दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर स्थित है। RBI की सांख्यिकी पुस्तक 2024-25 के अनुसार बिहार की औसत आयु कितनी है? तो बिहार की औसत आयु है 69.3 ईयर, जिनमें सर्वाधिक आयु जो देखा जाए तो केरल की है 75.1 साल और न्यूनतम छत्तीसगढ़ की है 64.6 साल और बिहार की औसत आयु है 69.3 ईयर। हाल ही में भगवद गीता के साथ भरत मुनि की अनमोल कृति नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यानी कि भगवत गीता और भगवत गीता के साथ साथ नाट्य शास्त्र जिसके लेखक हैं भरत मुनि, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र दोनों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इन रचनाओं को मुकाम तक पहुंचाने में सासाराम निवासी मयंक शेखर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए बिहार की उपलब्धि को जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है और जल स्रोतों का एटलस जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। बिहार की अस्मिता कुमारी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। बिहार की अस्मिता कुमारी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। IIT पटना के प्रोफेसर अभिनय कुमार सिंह को कृत्रिम अग्नाशय आर्टिफिशियल पैंक्रियाज के विकास में अभिनव कार्य के लिए अमेरिकी पेटेंट दिया गया है। IIT पटना के प्रोफेसर अभिनय कुमार सिंह को आर्टिफिशियल पैंक्रियाज के विकास में अभिनव कार्य के लिए अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया है। अगला है पूर्वी चंपारण के आदर्श कुमार को 2025 का ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। पूर्वी चंपारण के आदर्श कुमार। गोपालगंज में गंडक में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया जा रहा है। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर? गोपालगंज में। किस नदी में? गंडक।
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन 2025 ईस्वी में पटना में इसका आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। यह बिहार में आयोजित होने वाला तीसरा सम्मेलन था। पहला सम्मेलन 1964 ईस्वी में आयोजित किया गया, दूसरा सम्मेलन 1982 में आयोजित किया गया और तीसरा सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा की गई। अगला ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा पहली राजकोषीय फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जारी की गई है, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंतर्गत देश के 18 राज्यों को शामिल किया गया है, जिनमें पहले स्थान पे उड़ीसा है और 13वें स्थान पे बिहार है। बिहार को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 27.8 अंक बिहार को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसका अंतर्गत कौन कौन से मानक हैं? व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, राजकोषीय अनुशासन, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता, ये 5 मानक है। और इन 5 मानकों के आधार पे नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर तो उड़ीसा स्थित है, लेकिन बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का 13वां स्थान है। बिहार ने 2.78 अंक प्राप्त 27.8 अंक बिहार ने प्राप्त किए हैं, ठीक है। अगला है नालंदा के कमलेश कुमार को 52 बूटी कला के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार जो है वह कमलेश कुमार को प्रदान किया गया है 52 बूटी कला के लिए, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल डिजिटल लर्निंग विजनरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया है, ठीक है। तो डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल डिजिटल लर्निंग विजनरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद SBTE को सम्मानित किया गया है IIT मुंबई के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा किन 4 शहरों में मेट्रो स्टेशन का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो पटना में मेट्रो की शुरुआत कर दी गई है और 4 अन्य शहर हैं जहां पर मेट्रो के लिए वहां की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिनमें गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा शामिल है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति शरद कुमार यादव को सम्मानित किया गया है। शरद कुमार यादव को किस लिए सम्मानित किया गया? तो आप देखेंगे कि बेसिकली मनुष्यों और पशुओं में हर्पीज वायरस संक्रमण की प्रासंगिकता पर व्याख्यान देने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। अगला है कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा उत्तर बिहार के 3 जिलों को मिलाकर चंपारण सत्याग्रह सर्किट तैयार किया जाएगा। चंपारण सत्याग्रह सर्किट उत्तर बिहार के 3 जिलों को मिलाकर, जिनमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिला शामिल है। बिहार को मत्स्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 दिया गया है। बिहार के छात्र अपूर्वा पांडे को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड्स 2025 में शीर्ष 100 बाल प्रतिभाओं में शामिल किया गया है। भागलपुर के डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी लगातार चौथी बार जर्मनी में आयोजित फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 में आयरन मैन का टाइटल इन्होंने हासिल किया है। भागलपुर के डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। समस्तीपुर के पूसा में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर? समस्तीपुर के पूसा में। बिहार के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार। बिहार में ई वोटिंग कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। पहली ई वोटर विभा कुमारी है चंपारण के, और पहले पुरुष ई वोटर मुन्ना कुमार हैं। देखिए, पहली ई वोटर या पहली फीमेल ई वोटर विभा कुमारी चंपारण जिले, और पहले पुरुष ई वोटर मुन्ना कुमार। ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। हाल ही में 26 जिले के 42 नगर पालिका चुनाव में ई वोटिंग का सफल प्रयोग किया गया है। अगला है डिजिटल रिस्क रिडक्शन रोड मैप।
ठीक है, डिजिटल रिस्क रिडक्शन रोड मैप आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी की गई है। राज्य के सभी जिलों को 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें सर्वाधिक संवेदनशील जिला अररिया है और न्यूनतम संवेदनशील जिला गोपालगंज और कैमूर है। राज्य की औसत आपदा संवेदनशीलता कितनी है? तो राज्य की औसत आपदा संवेदनशीलता 0.46 है। तो हाल ही में राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप जारी किया गया है, जिसमें राज्य के सभी जिलों को 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक संवेदनशील जिला अररिया है, वहीं न्यूनतम संवेदनशील जिला गोपालगंज एवं कैमूर है। राज्य की औसत आपदा संवेदनशीलता 0.46 है। बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस को सफलतापूर्वक फतह किया है। माउंट एलब्रूस बिहार की नमिता कुमारी। अगला है हाजीपुर निवासी पानिनी ने मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड IOAA में स्वर्ण पदक जीता है। नहरों से भूजल रिचार्ज करने की शुरुआत बिहार में किस जिले से की गई है? तो नहरों से भूजल रिचार्ज करने की शुरुआत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से की गई है। पटना के रोबोटिक्स इंजीनियर रोहित रंजन ने महिला ह्यूमनॉइड रोबोट अर्शी को तैयार किया है। ठीक है, बिहार कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नवाचार पुरस्कार 2024, ठीक है, यह बेसिकली 2 चीज़ों के लिए दिया गया है। एक है मखाना के जरिए ग्रामीण किसानों का सशक्तिकरण और दूसरा है DBT के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित करना। तो बिहार कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने हाल ही में किन 2 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा बिहार के गयाजी और मुंगेर इन 2 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। पत्थरकट्टी स्टोन आर्ट बिहार के किस जिले से संबंधित है? पत्थरकट्टी स्टोन आर्ट यह बिहार के गया जिले से संबंधित है। सौर वेदनम उत्सव 7 से 8 मार्च 2025 को मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। 2 दिवसीय मखाना उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पटना में 4 से 5 अक्टूबर 2025 ईस्वी को। मशहूर अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल की हाल ही में 75वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये बिहार के मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण से संबंधित हैं। 25 जून 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनकी पुस्तक जॉर्ज ऑरवेल देखेंगे तो काफ़ी मशहूर अंग्रेजी लेखक हैं। 1984 एनिमल फार्म इनकी महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का संबंध बिहार के किस जिले से है? क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 बेसिकली समस्तीपुर जिले की मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, इनके मुखिया हैं प्रेमा देवी। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। ठीक है, यह 7वां एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 4 से 15 मई 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। बेसिकली पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में पहली बार बिहार ने इसकी मेजबानी की है। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? तो गज सिंह इसके शुभंकर थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले स्थान पे है महाराष्ट्र 158 पदक के साथ, दूसरे स्थान पे हरियाणा और तीसरे स्थान पे है कर्नाटक। बिहार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार 15वें स्थान पर है। 36 पदक बिहार को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 18 कांस्य पदक है। यानी कि 36 पदक के साथ बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 15वें स्थान पर स्थित है। अगला है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार का जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर था वह समाप्त हुआ।
अब हम लोग बिहार बजट के सिनॉप्सिस को डिस्कस करेंगे, संक्षिप्त डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिहार बजट का डिटेल वीडियो हमने यूट्यूब पे डिस्कस किया है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे का, यूनियन बजट का, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे का सारा डिटेल यूट्यूब चैनल पे अलग अलग डिस्कस किया गया है। तो अगर आप लोग डिटेल डिस्कस देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देखिए, वीडियो का स्क्रॉल करिए, यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो हम लोग सिनॉप्सिस के रूप में देखें तो बिहार बजट को 3 फरवरी 2026 ईस्वी को वित्त मंत्री विजेंद्र यादव के द्वारा पेश किया गया। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2 फरवरी को और बिहार बजट 3 फरवरी को। बजट का आकार कितना है? 3,47,589 करोड़ रुपया बजट का आकार है, जो कि पिछले बार की तुलना में लगभग 30,000 करोड़ रुपया ज़्यादा है। और अगर प्रतिशत में देखें तो 9.68% की वृद्धि हुई है। पिछले बार का बजट 3.16 लाख करोड़ था और इस बार लगभग 30-31,000 करोड़ रुपये की इसमें वृद्धि हुई है और यह 3,47,589 करोड़ रुपया हो चुका है। लगभग पिछले बार की तुलना में 9.68% की वृद्धि हुई है। अनुमानित विकास दर बजट के अनुसार 14.9% है। ये जो कुल राजस्व पैसा जो है 3,47,589 करोड़ रुपया, इसकी प्राप्ति कैसे होती है, कहाँ से हमें पैसा आता है? तो राजस्व प्राप्ति होती है 2.85 लाख करोड़ रुपया और पूंजीगत प्राप्ति होती है 62,475 करोड़ रुपया। और अगर व्यय खर्च देखा जाए तो कुल खर्च का 81.74% राजस्व व्यय खर्च होता है और 18.26% जो है वह पूंजीगत खर्च होता है। राशि में 2.84 लाख करोड़ राजस्व व्यय और 63,455 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके हमेशा याद रखिए, डेटा आपको याद रहेगा। बिहार का राजकोषीय घाटा 39,111 करोड़ रुपया बिहार का राजकोषीय घाटा है 2.99%। राजस्व बचत है 1143 करोड़ रुपया। कहाँ से आता है? तो कुल राजस्व का जो पूरा जो बजट है बिहार सरकार का, उसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश है 45.49%, राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 18.92%, लोक ऋण से 17.81%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 14.92% और राज्य सरकार का कर भिन्न राजस्व के रूप में 2.70% की प्राप्ति होती है। तो रुपया कहाँ से आता है यह जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी जानना है कि रुपया कहाँ पर खर्च होता है, किन किन सेक्टर में बिहार सरकार के द्वारा कितनी खर्च की जाती है। तो ये सीक्वेंस के रूप में आप लोग याद रखिए। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा खर्च होता है सामाजिक सेवा में, उसके बाद होता है सामान्य सेवा में और उसके बाद होता है आर्थिक सेवा में। सामाजिक सेवा में बिहार सरकार का खर्च है 41.55%, सामान्य सेवा में 28.12% और आर्थिक सेवा में 23.39% खर्च होता है। ठीक है, तो रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ पर खर्च होता है, ये क्रम याद करिएगा, क्योंकि बीपीएससी पीटी में यह भी पूछा जा सकता है। बजट आवंटन कुछ महत्वपूर्ण हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र में 68,216 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, स्वास्थ्य में 21,270 करोड़ रुपया, ऊर्जा क्षेत्र में 18,737 करोड़ रुपया और कृषि में 3,446 करोड़ रुपया बजट आवंटन किया गया है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत 14,800 करोड़ रुपये आवंटन किए गए। 7 निश्चय पार्ट 3 14,800 करोड़ रुपया। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है? 374 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा कुछ नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए इस बार, जैसे कर्पूरी सम्मान निधि योजना। यह राज्य सरकार की नई स्कीम है कर्पूरी सम्मान निधि योजना। जैसे केंद्र सरकार में पीएम किसान योजना चलाया जा रहा है, उसी प्रकार से कर्पूरी सम्मान निधि योजना लॉन्च किया गया। पीएम सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष यानी कि 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक 3 माह पे दिया जाता है और कर्पूरी सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 3,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यह महत्वपूर्ण स्कीम लॉन्च किया गया है कर्पूरी सम्मान निधि योजना। अगला है बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, 1 लाख करोड़ रुपया। इसके तहत बिहार के एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का निवेश किया जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपया, बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अगला है राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात। राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात है 104 और शिशु मृत्यु दर है 23। 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप शुरू करने की योजना है। 6 जिलों में 100 से 100 महिला स्पेशल पिंक बस की शुरुआत की जाएगी। ये 6 जिले कौन कौन हैं जहां पर पिंक बस की शुरुआत की जाएगी? उनमें है गया, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया। अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये तेजस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन है।
ठीक है। इस फी है 399। ये सारे पीडीएफ जो है हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि प्रतियोगिता दर पे मैगजीन जनवरी 2025 से 72वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन होने तक बैच वैधता है। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, हर महीने का पीडी मैगजीन का नोट्स, परीक्षा मंथन मैगजीन का नोट्स, बिहार करेंट अफेयर, पीआईबी का नोट्स, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, जनवरी 25 से पीटी तक पूरा न्यूज़पेपर का नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स, वे सारे इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जाएंगे। वन टाइम पेमेंट है 399। पेमेंट आप जुड़ने के लिए किस पे संपर्क करें, तो जुड़ने के लिए 2 नंबर है 8375934036 प्रशांत कुमार और 9870564701 प्रणय कुमार। दो में से किसी भी नंबर पे आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग व्हाट्सएप पे भेज दें, आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और आप ज्वाइन कर लेंगे तेजस करेंट अफेयर बैच, और वहीं पे सारे पीडीएफ करेंट अफेयर का आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यह तेजस के बारे में जानकारी। बजट हमने देख लिया। अब आइए सर्वे। हमने ऊपर डिस्कस किया कि बिहार की इकोनॉमिक सर्वे 2 फरवरी को पेश किया गया और बिहार का बजट पेश किया गया है 3 फरवरी को। ठीक है, किनके द्वारा, तो बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा। ठीक है, पहला इकोनॉमिक सर्वे 2006-07 में पेश किया गया था सुशील कुमार मोदी के द्वारा। ठीक है, सुशील मोदी उस समय उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो पहला इकोनॉमिक सर्वे 2006-07 और 20वां इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, यानी कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है वह बिहार का 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक है, इसमें टोटल 14 अध्याय हैं। ठीक है, अब आइए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर 5.3 लाख करोड़ और वर्तमान मूल्य पर 9.9 लाख करोड़। बिहार की विकास दर जो है स्थिर मूल्य पर 8.6% और बिहार की वर्तमान मूल्य पर विकास दर अगर देखा जाए तो 13.1% बिहार का ग्रोथ रेट है। 8.6%, 13.1%, जीएसडीपी 5.3 लाख करोड़ और 9.9 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बिहार के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आया है 40,973 रुपया और वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आया है 76,490 रुपया। वृद्धि अगर देखा जाए तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है 7.1% और वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है 11.5%। अर्थव्यवस्था में योगदान, प्राइमरी सेक्टर का योगदान है 18.3%, द्वितीयक क्षेत्रक 26.8% और तृतीयक 54.8%। वृद्धि दर देखा जाए तो स्थिर मूल्य पर तीनों क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 4.1%, 11.1%, 8.9% है। वहीं वर्तमान मूल्य पर वृद्धि दर क्रमशः 9.6%, 15.5% और 13.5% है। प्रति व्यक्ति आय में टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? टॉप 3 जिले, पहला नंबर पे है पटना, दूसरा नंबर पे बेगूसराय, तीसरा नंबर पे है मुंगेर। और बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे नीचे प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे जो है शिवहर का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर पे अररिया और तीसरे नंबर पे है सीतामढ़ी। यानी कि प्रति व्यक्ति आय में टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में पटना, बेगूसराय, मुंगेर और बॉटम 3 में शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी स्थित है। व्यय का क्रम हमने बजट में ही बताया था कि सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवा पे खर्च किया जाता है, उससे कम थोड़ा सा होता है सामान्य सेवा पे और उससे कम होता है आर्थिक सेवा पे। यहाँ पे प्रतिशत कितना खर्च हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार यह डेटा दिया हुआ है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम खपत पेट्रोल का सर्वाधिक खपत वाला जिला है पटना, न्यूनतम खपत है लखीसराय। डीजल का सर्वाधिक खपत है पटना, न्यूनतम खपत है शिवहर। और रसोई गैस का सर्वाधिक खपत है पटना और न्यूनतम खपत है अररिया। यानी कि सर्वाधिक खपत वाला जिला में देखा जाए पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस तीनों है पटना और न्यूनतम खपत में लखीसराय, शिवहर और अररिया। अनाज उत्पादन में हिस्सा, अनाज उत्पादन में हिस्सा, कुल अनाज उत्पादन में 40.4% हिस्सा है चावल का, 32.1% है गेहूं का और 27.1% है मक्का का। यानी कि कुल जो अनाज उत्पादन होता है लगभग 99% यही 3 फसल उत्पादन होता है, चावल, गेहूं और मक्का। फसल उत्पादन में वृद्धि, चावल उत्पादन में पिछले बार की तुलना में 4.3% की वृद्धि हुई है, गेहूं उत्पादन में 7.1% की वृद्धि हुई है और मक्का उत्पादन में 12.6% की वृद्धि हुई है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला भी रोहतास है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में, लेकिन गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता जो है वह बेगूसराय में होता है।
तो सर्वाधिक उत्पादन चाहे चावल हो या गेहूं हो कहाँ पर होगा? रोहतास में। सर्वाधिक उत्पादकता चावल का रोहतास और गेहूं का बेगूसराय में। ठीक है। राज्य सरकार के राजस्व स्रोत। ठीक है, राज्य सरकार के राजस्व स्रोत में देखा जाए कुल राजस्व का 54.1% राज्य जीएसटी यानी राज्य सरकार के जो अपने टैक्स कलेक्शन होता है उनमें से 54.1% टैक्स जो होते हैं राज्य जीएसटी से प्राप्त होता है। 19.7% बिक्री एवं व्यापार कर, 14.9% स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, 6.9% वाहन कर, 2.9% विद्युत कर एवं शुल्क और 1.1% है भूमि राजस्व। ठीक है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत 374 किलोवाट आवर, बिजली की चरम मांग 8,752 मेगावाट, बिहार की निर्मित विद्युत क्षमता 11,764 मेगावाट। लेकिन एक और बात यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि बिहार में जो कुल बिजली उत्पादन की जाती है उसका 66% बिजली उत्पादन जो है तापीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्ति होती है, लेकिन 66% यानी कि अनवीकरणीय तापीय और 34% बिजली उत्पादन हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जो 34% बिजली उत्पादन की जाती है उसमें 16% सौर ऊर्जा, 12% जल ऊर्जा और 6% जो है पवन ऊर्जा, 0.004% जो है वह बायोमास से संबंधित है। ठीक है। तो कुल विद्युत उत्पादन का 66% तापीय ऊर्जा से और 34% किया जाता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। 2025-26 में निवेश प्राप्ति 1.11 लाख करोड़ 2025-26 में हमारे पास निवेश प्राप्त हुए और बिहार 7.3 के तहत 2030 ईस्वी तक हमें 50 लाख करोड़ रुपया आगामी 5 सालों में हमें निवेश को प्राप्त करना है, जबकि पिछले 1 वर्ष में हमने सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए निवेश प्राप्त किए हैं। यह बिहार की इकोनॉमिक सर्वे की डेटा है। जीवन प्रत्याशा दर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें अगर देखा जाए तो बिहार का औसत जीवन प्रत्याशा अगर देखा जाए तो 69.3 ईयर है। औसत जीवन प्रत्याशा 69.3 ईयर। मेल का है 68.9 ईयर और फीमेल का है 69.7 ईयर। ठीक है। मेल 68.9 ईयर, फीमेल 69.7 ईयर। ठीक है। शहरीकरण की दर, बिहार में शहरीकरण की दर है 15.3% बिहार की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। ठीक है। तो यह हो गया बिहार की इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे। बेरोजगारी दर। ठीक है। तो ग्रामीण बेरोजगारी दर बिहार का है 2.6% और शहरी बेरोजगारी दर है 7.3%। अब इसमें मेल फीमेल का अलग अलग है। ग्रामीण दर बेरोजगारी दर है 2.6%, लेकिन ग्रामीण में मेल का बेरोजगारी दर 3.3% और फीमेल का 0.9%। शहर में बेरोजगारी दर है 7.3%, लेकिन मेल का 6.9% और फीमेल का 9.1%। देखिए ये तीनों आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। जेंडर बजट की शुरुआत कब हुई है? 8-9 से। इसके पहले हमने इकोनॉमिक सर्वे बताया। इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत हुई है 2006-07 से। ठीक है। जेंडर बजट की शुरुआत 8-9 से, बाल बजट की शुरुआत 13-14 से और हरित या ग्रीन बजट की शुरुआत 20-21 से। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 6-7, जेंडर बजट 2008-9, बाल बजट 13-14 और ग्रीन बजट 20-21। ठीक है। बिहार से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं, फिर हम लोग वन रिपोर्ट और NFHS डेटा को डिस्कस करेंगे। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में बिहार का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बिहार का मैनचेस्टर है गया। बिहार का कश्मीर किसे कहा जाता है? ककोलत नवादा बिहार का कश्मीर के रूप में जाना जाता है। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा। बिहार का गरबा किसे कहा जाता है? बिहार का गरबा नृत्य जो है वह झिझिया को बिहार का गरबा नृत्य कहा जाता है। बिहार की सिल्क सिटी भागलपुर। बिहार का चित्तौड़गढ़ औरंगाबाद और बिहार की मिनी दार्जिलिंग किसे कहा जाता है? बिहार की मिनी दार्जिलिंग के रूप में पूर्णिया को जाना जाता है। ठीक है। अब आइए वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट 2023 अभी का लेटेस्ट वन रिपोर्ट यही है। ठीक है। बिहार का हम लोग डेटा डिस्कस कर रहे हैं। बिहार में अगर देखा जाए तो कुल वनावरण
7,532 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि कुल भूभाग का 8% जो है वह वनाच्छादित है। वृक्षावरण है 2,371 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2.7%, और वन और वृक्ष अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 9,903 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 10.7%। तो बिहार के कुल भूभाग का 8% जो है वह वन है, 8% यानी कि 7,532 वर्ग किलोमीटर। बिहार में 2.7% जो है वह वृक्ष है, 2,371 वर्ग किलोमीटर, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो वन प्लस वृक्ष क्षेत्र आ जाएगा, ये हो जाएगा 10.7%, और ये हो जाएगा आपका 9,903 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह हो गया वन प्लस वृक्ष। लेकिन एक और यहाँ पे आपको डेटा याद करना है, वह है बिहार में कुल वनावरण हमने देखा 7,532 किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल भूभाग का 8%। तो ये 8% में अत्यंत सघन वन है 0.4%, यानी कि 387 वर्ग किलोमीटर। सामान्य सघन वन है 3.49%, यानी कि 3284 वर्ग किलोमीटर, और खुला वन है 4.1%, यानी कि 3861 वर्ग किलोमीटर। यानी कि 0.4% जो है वह अत्यंत सघन वन, 3.49% जो है वह सामान्य सघन वन, और 4.10% जो है वह हो गया आपका खुला वन। और अगर इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा लगभग 8%, यानी कि हो गया आपका वनावरण क्षेत्र। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। 387 वर्ग किलोमीटर अत्यंत सघन, 3284 सामान्य सघन, और 3861 वर्ग किलोमीटर खुला वन है। यह हो गया वन और वृक्ष। अब आइए सर्वाधिक वन क्षेत्र किलोमीटर के हिसाब से और प्रतिशत के हिसाब से, सर्वाधिक वन क्षेत्र और न्यूनतम वन क्षेत्र। सर्वाधिक वन क्षेत्र किलोमीटर में चले तो पहले नंबर पे है कैमूर, यहाँ पे किलोमीटर ब्रैकेट में सारा लिखा हुआ है, तो पहले नंबर पे है, यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्र है कैमूर में। दूसरे नंबर पे पश्चिम चंपारण, तीसरे नंबर पे है जमुई। यह किलोमीटर के हिसाब से। अगर प्रतिशत के भी हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पे कैमूर आएगा, दूसरे नंबर पे जमुई आएगा, और तीसरे नंबर पे मुंगेर आएगा। यानी कि किलोमीटर के हिसाब से देखें या फिर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें, कैमूर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला किलोमीटर के हिसाब से कैमूर, पश्चिम चंपारण और जमुई, और प्रतिशत के हिसाब से कैमूर, जमुई और मुंगेर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला में भी सेम कहानी है। जैसे यहाँ सर्वाधिक दोनों में कैमूर कॉमन है, तो यहाँ पर दोनों में शेखपुरा कॉमन है। शेखपुरा में किलोमीटर के हिसाब से सबसे कम वन क्षेत्र है शेखपुरा में 0.82 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है अरवल, और तीसरे नंबर पे है बक्सर। जबकि प्रतिशत में देखा जाए तो शेखपुरा 0.12%, दूसरे नंबर पे बक्सर, और तीसरे नंबर पे सिवान स्थित है। ठीक है, तो सेम दोनों का लगभग आप लोग एक एक याद रखेंगे तो कैमूर दोनों में कॉमन है, शेखपुरा, लेकिन 3 आप लोग याद रखें। कोई ना कोई कोडवर्ड से आप लोग कोशिश करें कि इसे याद रखा जाए। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि। ठीक है, 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि, सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि हुआ है भागलपुर में, दूसरे नंबर पे है मधुबनी में, तीसरे नंबर पे है पश्चिम चंपारण में। भागलपुर में लगभग 34 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, मधुबनी में लगभग 25-26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लगभग 19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पूर्वी चंपारण में। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर 21 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है। वनावरण में कमी, सर्वाधिक वनावरण कैमूर में है, इसके बावजूद देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वन में कमी जो है वह कैमूर में ही देखने को मिला। दूसरे नंबर पे नवादा और तीसरे नंबर पे किशनगंज है। सर्वाधिक अत्यंत सघन वन ऊपर हमने डिस्कस किया 0.41%। ठीक है, अत्यंत सघन वन सबसे ज़्यादा है पश्चिम चंपारण में। सामान्य सघन वन हमने डिस्कस किया था 3.49%, यह कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। यानी कि अत्यंत सघन वन और सामान्य सघन वन सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण में है। और इसके बाद खुला वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो कैमूर में है सबसे ज़्यादा खुला वन। तो यह हो गया वन रिपोर्ट का सिनॉप्सिस। अब देखिए NFHS 5 डेटा। देखिए NFHS 6 डेटा भी पब्लिश होंगे कुछ दिनों के अंतर्गत, उसमें 23-24 का अपडेटेड डेटा मिलेगा। ठीक है, अभी सारी रिपोर्ट इसकी पब्लिक नहीं हुई है, इसीलिए इसकी कई सारी जानकारियां अवेलेबल नहीं है। लेकिन NFHS 5 अभी तक का लेटेस्ट डेटा है। या NFHS का पूरा नाम होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य परीक्षण सर्वे। ठीक है,
इसकी जो रिपोर्ट है वह 19 से 21 के बीच में इसकी गणना की गई थी NFHS 5 की। ठीक है, इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नोडल एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS मुंबई के द्वारा संचालित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, हालांकि ज़्यादा कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे इसके तहत कुल जन्म दर कितना है, तो 2 है कुल जन्म दर। सर्वाधिक जन्म दर में है बिहार और दूसरे नंबर पे है मेघालय। बिहार में जन्म दर है 2.98 और मेघालय दूसरे नंबर पे जन्म दर 2.91, यानी कि प्रतिस्थापन दर जनसंख्या का माना जाता है 2.1। हमने प्रतिस्थापन से भी कम है बिहार का इस समय जन्म दर। लेकिन बिहार मेघालय ऐसे 5 कुल स्टेट हैं जहां की जन्म दर जो है प्रतिस्थापन दर से अधिक है, यानी कि 2.1 से ज़्यादा है, जिनमें बिहार में सबसे ज़्यादा जन्म दर है, मेघालय दूसरे नंबर पे है। चलिए, ग्रामीण भारत में जन्म दर 2.1 है और शहरी में है 1.6 और औसत अगर देखा जाए तो जन्म दर है हमारा 2। 23.3% महिलाओं की 23.3% महिलाओं की शादी जो है वह 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र। सेक्स रेशियो कितना है, 1:1020 है हमारे इस समय सेक्स रेशियो। बिहार में लगभग 84% परिवार जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और बिहार में लगभग 34% पक्के मकान में लोग रहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया बिहार का टोटल NFHS 5 रिपोर्ट। ठीक है, तो बस बिहार करेंट अफेयर आज डिस्कशन समाप्त हुआ। इसके अंतर्गत हमने जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर अभी तक का, यानी कि मार्च 2026 का लगभग 15 महीने का बिहार करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण सेक्शन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। लगभग 35-36 पेज का यह पूरा नोट्स हमने प्रिपेयर किया था और इसके अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा इस दौरान जो महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की गई है उन हमने महत्वपूर्ण योजनाओं को एक जगह कंपाइल किया। बिहार सरकार की जो महत्वपूर्ण कैबिनेट की डिसीजन हुई है, कैबिनेट की डिसीजन को हमने एक जगह के कंपाइल किया। इसके अलावा बजट का सिनॉप्सिस नोट्स, इकोनॉमिक सर्वे का सिनॉप्सिस नोट्स, इसमें 1 रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है, कुछ NFHS 5 के डेटा को भी रखा गया है और पूरे 15 महीने के करंट अफेयर को एक वीडियो के अंतर्गत इससे आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। वीडियो के लिए अगर आप प्रीवियस वीडियोज को देखते चले आ रहे होंगे तब तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, काफ़ी आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। अन्यथा अंतिम समय में रिविजन के लिए आप लोग इस वीडियो को भी देखते हैं तो आपकी तैयारी लगभग सफिशिएंट मानी जाएगी, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी को इसमें कंपाइल कर दिया गया। इसका PDF 2-3-4 दिनों के अंदर अंदर तेजस 2.0 करंट अफेयर बैच में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अंत में अगर आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IAS सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।